I request the Chief Guest, Honorable Shri Rajnath Singh Ji, to deliver the convocation address. Chairman, Jaipuria Institute of Management, Sri Sarati Jaipuria, Vice Chairman of the Institute, Sri Vaks Jaipuria, और डायरेक्टर इंस्टीट्यूट के श्री अभिषेक नरघर, फैकल्टी के सभी टीचर्स, सारे डिप्लोमा होल्डर्स स्टूडेंट्स, आदरणीय जयपाल सिंह जी, श्री सुधांशु त्रिवेदी, विधायक श्री गोपाल जी टंडन, श्री मनोहर सिंह, यहां उपस्थित अन्य सभी देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले तो इस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल कर निकलने वाले सभी बच्चों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे यह जानकर बेहद खुशी हुई है कि इस इंस्टीट्यूट से निकलने वाले बच्चों का प्लेसमेंट जो होता है वह 100% है। और मैं समझता हूं कि हम सभी लखनऊ वासियों को इस इंस्टीट्यूट पर नाज है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक सर्वे हुआ था, वीबॉक्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सर्वे 2013-14 में हुआ था। तो सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर जो बातें निकल कर आ रही हैं कि हिंदुस्तान में जितने ग्रेजुएट्स निकलते हैं उनमें से एम्प्लॉयबल केवल 34% ग्रेजुएट्स होते हैं। जब सारे हिंदुस्तान में जितने ग्रेजुएट्स तैयार होते हैं उसमें केवल 34% ही एम्प्लॉयबल होते हैं। और वहां पर जयपुर यह मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट यदि 100% लोगों को ऐसी उनके अंदर योग्यता, क्षमता, प्रतिभा पैदा करता है कि 100% बच्चों को यदि एम्प्लॉयमेंट मिलता है, यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं मानता हूं कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं जानता हूं कि ये मैनेजमेंट की ये डिप्लोमा हासिल करने के बाद बच्चे अपने जीवन का एक नया सफर प्रारंभ कर रहे हैं। और मैं जानता हूं कि नए सफर में बहुत सारी चुनौतियां भी उनके सामने आएंगी, लेकिन जो भी उन्हें यहां पर शिक्षा दीक्षा मैनेजमेंट की हासिल हुई है उसका उपयोग करते हुए और जो भी अनुभव उन्हें अपने जीवन के नए सफर प्रारंभ करते हुए प्राप्त होंगे, उस आधार पर इन सारी चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने में वह पूरी तरह से कामयाब होंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है। जहां तक मैनेजमेंट का प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि भारत में कभी इसके पहले मैनेजमेंट की कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी और मैनेजमेंट का कोई कंसेप्ट लोगों के पास नहीं था। सदियों से यह मैनेजमेंट चला आ रहा है, लेकिन आज साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिस तरीके से एक डेवलपमेंट सारी दुनिया में हुआ है, तो एक मैनेजमेंट एजुकेशन का सिलसिला चल पड़ा है और मैनेजमेंट का एक नया कंसेप्ट आया है। और मैं समझता हूं कि उस नए कंसेप्ट की जानकारी जो भी बच्चे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने जाते हैं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में, उसकी जानकारी उन्हें दी जाती है। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो भी बच्चे निकले हैं, जिन्होंने भी डिप्लोमा हासिल किया है, वह अपने जीवन में निश्चित रूप से पूरी तरह से कामयाब होंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। क्योंकि जिस समय बच्चों को डिग्री दी जा रही थी तो मैं उनके चेहरे की तरफ देख रहा था।
सारे बच्चों के अंदर, उनके चेहरे पर मुझे यह पढ़ने को मिला है, उनके अंदर एक संकल्प है, कुछ कर गुजरने की तत्परता है, और साथ ही इस भारत को एक महान भारत बनाने का उनकी आंखों में मुझे स्वप्न भी देखने को मिला है। मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से वह अपनी योग्यता और क्षमता का उपयोग करते हुए इस लक्ष्य को अपने जीवन में वह प्राप्त करेंगे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। और वहीं पर मैं एक आग्रह बच्चों से करना चाहूंगा। जीवन के नए सफर को यदि आप प्रारंभ करने जा रहे हो तो इस बात को ध्यान रखना, मनुष्य के जीवन में केवल पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा दीक्षा का ही महत्व नहीं होता। व्यक्ति के पास ज्ञान हो जाए, केवल ज्ञान होने से कोई भी व्यक्ति जीवन में परफेक्ट नहीं हो सकता। ज्ञान के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है वो चरित्र है, वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट है। इसे जीवन में कभी मत छोड़ना। मैं घटना की याद दिलाना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए थे, धर्म सम्मेलन था, तो उस समय उन्हें भाषण करने के लिए वहां जाना था। तो उनके वेशभूषा को देखने के बाद, गेरुआ उनका वस्त्र था, उस वस्त्र को देखने के बाद बहुत सारे लोग जो दूर दराज सूटेड बूटेड बैठे थे, उस वस्त्र को देखने के बाद तो लोगों को लगा कैसा ढीला ढाला, कैसा यह कपड़ा पहनकर कोई व्यक्ति हिंदुस्तान से चला आया है। तो लोगों ने व्यंग्यात्मक मुस्कान लोगों के चेहरे पर जब स्वामी विवेकानंद ने देखा, और यह देखा कि हमारी तरफ इंगित करके यह कहा जा रहा है और साथ ही साथ लोग मुस्कुरा रहे हैं, तो जब उन्हें अपना भाषण प्रारंभ करना था तो उसके पहले, जाते हुए भाषण देने के पहले उन्होंने कहा था कि योर कंट्री टेलर्स मेक द मैन, बट इन आवर कंट्री करेक्टर मेक द मैन। पर्सनालिटी के कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट केवल ज्ञान से नहीं हो सकता है। पर्सनालिटी का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हो सकता है तो ज्ञान के साथ साथ चरित्र भी होना चाहिए, वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए। तभी पर्सनालिटी का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट माना जाएगा। इसे मैं स्वीकार करता हूं कि, और हमारी पक्की धारणा है, इस पर कोई डिबेट भी कर सकता है कि हमारे यहां एजुकेशन सिस्टम का वेस्टर्नाइजेशन हुआ है। लोगों की यह धारणा बन गई है कि जो कुछ भी ज्ञान है, जो कुछ भी विज्ञान है, जो भी साइंस है, जो भी टेक्नोलॉजी है, वह सब कुछ दुनिया के दूसरे देशों की दी हुई है। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। मैं भी फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूं और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि जो ज्ञान और विज्ञान भारत के पास था और भारत के पास है, आज भी दुनिया के लोगों के पास वह ज्ञान और विज्ञान नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का ऐसा वेस्टर्नाइजेशन हो गया है कि बच्चों को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि भारत का ज्ञान और विज्ञान है क्या। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में उन्हें सोचना होता है तो समझते ट्रिग्नोमेट्री तो भारत में कहां से आएगी, ये तो दुनिया के दूसरे देशों की देन है। बच्चों, यह ट्रिग्नोमेट्री भारत के ऋषि और मनीषियों ने दी है, भारत की देन है यह ट्रिग्नोमेट्री। पाइथागोरस की अर्थ की बात आती है, बच्चे समझते हैं पाइथागोरस विदेशी था, उसने पाइथागोरस थियरम इस देश को दिया है। पाइथागोरस थियरम के 1300 वर्षों पहले एक बोधायन ऋषि थे, उन्होंने इस थियरम को देने का काम किया था। आज भी भारतीय वांग्मय में वह सब सारी चीजें विद्यमान है। दुनिया ने हमारी नकल की है, हम लोगों ने दुनिया की नकल नहीं की। अंग्रेजों के आने के बाद हमने उनकी नकल करना प्रारंभ किया है, यह हमारे साथ सबसे बड़ी विडंबना। और इतना ही नहीं, योगा, प्राणायाम, आयुर्वेद, यह सब सारी चीजें अब दुनिया के दूसरे देशों में जिस तेजी के साथ लोकप्रिय हो रही है, क्या दुनिया की यह दूसरे
दूसरे देशों की देन है। बाबा रामदेव जी यदि दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं तो आप देखते होंगे हजारों हजार की संख्या में लोग उनकी योगा और प्राणायाम के कार्यक्रमों में एकत्रित होते हैं। क्या वो विज्ञापन के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करने का काम करते हैं? क्यों? क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले लोगों को धन के कारण जो सुख मिलना चाहिए वो सुख नहीं मिल रहा है। और हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने हजारों लाखों वर्षों पहले ही ये कह दिया, धनाद धर्म ततः सुखम। जहां धन और धर्म दोनों का समन्वय है वही सुख है। केवल धन से ही व्यक्ति को जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो यह मानते हैं कि जीवन में धन ही सब कुछ है, मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को ज्ञानी नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन एक धारणा कुछ लोगों की जो है बनी हुई है, यह ज्ञान और विज्ञान हमारे यहां बहुत पहले से रहा है। और जैसा मैंने बताया ना, योगा, प्राणायाम, यह सबका आयुर्वेद, ऑर्गेनिक फार्मिंग, यह सब सारी चीजों को दुनिया के देश जिस तेजी के साथ स्वीकार कर रहे हैं, यह सब भारत की देन है। और न्यूयॉर्क की रहने वाली एक बहुत मानी जानी लेखिका है जिनका नाम है लीजा मिलर। उन्होंने एक न्यूज वीक मैगजीन जो न्यूयॉर्क से निकलती है उसमें लिखा है कि मैं जिस तरीके से देख रही हूं कि अमेरिका और साथ ही साथ दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज में जो भारत के जीवन मूल्य हैं उनके प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है, उसको देखने से जब मुझे ऐसा लगता है कि वी ऑल आर बिकमिंग हिंदू। इसका मतलब यह नहीं कि हिंदू ऐसा करते हैं। भारत में रहने वाले लोगों को बहुत सारे दुनिया के दूसरे देशों के रहने वाले लोग हिंदू कह देते हैं, इसलिए उसने कहा कि कहने का सेंस यह था, इट सीम्स दैट वी ऑल आर बिकमिंग इंडियन। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी बच्चों ने पढ़ा होगा। इसमें कितने बच्चों ने पढ़ा है? पढ़ा है किसी ने कि नहीं? कुछ लोगों ने पढ़ा। अब हाइजेनबर्ग का नाम लगा होगा तो आप सब यह सोचते होंगे कि सचमुच यह हाइजेनबर्ग ही वैसा विद्वान था जिसने कि इस प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी का बेसिक कंसेप्ट देने का काम किया है। हकीकत यह नहीं है। हाइजेनबर्ग का ही एक मित्र जिसका नाम डी फ्रिट्ज कोपर, उसने जो पुस्तक लिखी है वह हाइजेनबर्ग के बारे में उसने कहा है कि जब मैंने उनसे पूछा कि आपको इस प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी का बेसिक कंसेप्ट कहां से मिला, तो मुझे हाइजेनबर्ग ने यह बतलाया था कि जब मैं रविंद्रनाथ टैगोर के साथ वेदांत पर चर्चा कर रहा था उस समय हमको बेसिक कंसेप्ट इस प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी का मिला। तो बच्चों, हमारे कहने का तात्पर्य है कि ये सारी चीजें भारत में थी और भारत में है, लेकिन हम उसे छोड़ते जा रहे हैं। एक हमारे यहां एजुकेशन में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तय हो गया है, एक सेट पैटर्न बन गया है और उसी पैटर्न में ही हम अपने बच्चों को ढालना चाहते हैं। विडंबना आज के एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी हो गई। इससे हम कैसे निकलें? इससे ये निकालने की बात हमारे जैसे लोग कहते हैं तो लोग हमको बैकवर्ड कह सकते हैं कि बैकवर्ड लोग हैं, नॉन प्रोग्रेसिव हैं। और आज की जो एजुकेशन सिस्टम की वकालत करते हैं उनको लोग प्रोग्रेसिव कहते हैं। अगर मैं कहता हूं कि जो लोग इस एजुकेशन सिस्टम को प्रोग्रेसिव मानते हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं। एक सर्वे एजेंसी टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्वे 2013 और 14 का है, यदि यही जिस वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को हमने स्वीकार किया है, यदि यही सर्वश्रेष्ठ एजुकेशन सिस्टम है, तो क्या कारण है कि हिंदुस्तान के
सारी दुनिया के 275 यूनिवर्सिटीज में से हिंदुस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आती? इस सवाल का मैं जवाब चाहता हूं। यदि बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है तो क्यों नहीं दुनिया की 275 यूनिवर्सिटीज में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आती है? मेघालय ने जो कुछ भी सोचा था, मैं समझता हूं कि हम उसके पूरी तरह से शिकार हो चुके हैं। इस संबंध में भी हम सबको गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और मैं तो कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस संबंध में विचार करेगी। टेक्निकल इश्यूज का जहां तक सवाल है, मुझे शरद जी, अभिषेक जी, आप डायरेक्टर हैं यहां से, मैं जानना चाहता हूं कि 100 वर्ल्ड के जो टॉप टेक्निकल इश्यूज हैं, एक इश्यू भारत का नाम बताइए, क्यों नहीं? आजादी के 67 वर्ष गुजर जाने के बाद भी फिर भी हम उसी की वकालत करते जा रहे हैं। एक सेट पैटर्न है, उसी पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यह सब सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि यहां के जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो भी बच्चे हैं, इन सब सारी चीजों पर गंभीरतापूर्वक वो विचार करें। ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए यह सब सारे इश्यूज मैं आपके सामने छोड़ रहा हूं। अब सोचिए कि क्या हो सकता है। भारत को हम महान भारत पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कहा करते थे। उसके पहले जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी बहुत सारे लोगों ने देश की जनता को क्या क्या सपने दिखाए थे कि आजादी मिलेगी, हम भारत को ऐसा बना देंगे, वैसा बना देंगे, फिर से भारत को जगत गुरु के पद पर आसीन कर देंगे। क्या यह आजादी के 67 वर्ष गुजर जाने के बावजूद हमारी यह सब सारी कल्पनाएं पूरी हुई हैं? हर्षवर्धन से यहां पर संभवतः 7th सेंचुरी में वेनसांग यह पहला चीनी यात्री था जो कि भारत आया हुआ। भारत आने वाला पहला वो चीनी यात्री था जो भारत आया। वेनसांग ने अपनी सीयू की यह पुस्तक में लिखा है कि मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है कि वहां के राजा महाराजा राजा हर्षवर्धन कुंभ मेले में गए थे। वहां उन्होंने बहुत कुछ, जो कुछ भी उनके पास था, सब कुछ वहां गरीबों को, वहां के सन्यासियों को दान कर दिया। और दान करने के बाद भी जब कुछ लोग शेष बचे तो कुछ नहीं था, तो उन्होंने अपने शरीर पर जो आभूषण और वस्त्र था वह सब उतार कर वहां पर दान कर दिया। तो लिखा है उसने, यह दृश्य यदि मुझे देखने को मिला है तो केवल और केवल भारत में देखने को मिला है, दुनिया के दूसरे देशों में देखने को नहीं मिला है। मैं तो आज की बात नहीं कर रहा, उस समय का भारत और आज के भारत के दोनों की तुलना हो रही है। 11th सेंचुरी में तहकीके हिंद जिस अलबरूनी ने लिखी है, उस अलबरूनी ने लिखा है, भारत का भ्रमण करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भारत में जैसी संपन्नता और जैसी समृद्धि, जैसी प्रॉस्पेरिटी हमको भारत में देखने को मिली है, दुनिया के किसी भी देश में वैसी प्रॉस्पेरिटी हमको देखने को नहीं मिली। लेकिन यह भी लिखा है साथ साथ, इस प्रॉस्पेरिटी के साथ जो चरित्र के प्रति, कैरेक्टर के प्रति ऐसी प्रतिबद्धता भारत में जैसी मैंने देखी है, दुनिया के दूसरे देशों में नहीं देखी। हम कहां जा रहे हैं? जैसे लगता है कि हमारे वैल्यूज ही बिल्कुल बदलते जा रहे हैं। और मैं अपने नौजवान यहां पर मित्रों से भी कहना चाहूंगा, जो कि हमारी डिग्री होल्डर्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, यह मानकर चलो सब कुछ तुम्हारे पास था, सब कुछ तुम्हारे पास है, दुनिया की नकल करने की जरूरत नहीं है। नकल करके यदि अकल बढ़ाने की कोशिश करोगे तुम्हारी शकल बिगड़ जाएगी। और इस मेघालय के एजुकेशन सिस्टम ने ऐसे ही हालात पैदा कर दिए। ज्ञान तो हमारे पास बहुत,
ज्ञान, मैं सोचता कंप्यूटर से बड़ा ज्ञानी कौन है इस दुनिया में? ज्ञान तो उसके पास बहुत कुछ है, लेकिन ज्ञान ही अपने में पर्याप्त नहीं होता है। अब आज के एजुकेशन सिस्टम में आप यह कल्पना करिए, पहले एक से एक ऐसे कवि होते थे, साहित्यकार होते थे, उनकी ऐसी रचनाएं, ऐसे ऋषि और मनीषी होते थे, उनकी सारी रचनाओं को उठाकर पढ़िए। और आज जो हो रहा है, पहले का एजुकेशन सिस्टम थिंकर पैदा करता था, चिंतक पैदा करता था, लेकिन आज वो चिंतक, हम हो सकता है कुछ इने गिने लोग हों जिन्हें हम चिंतक मानते हों, लेकिन मुझे लगता है कि पहले जैसे चिंतक हुआ करते थे, कल्पना की जिस ऊंचाइयों तक वो पहुंचते थे, आज की शिक्षा के माध्यम से बाहर निकले हुए लोग कल्पना की उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों ऐसा? इसके बावजूद हम सोचने को तैयार नहीं, हमें किस प्रकार का परिवर्तन लाना चाहिए। यह बहुत बड़ी विडंबना है, और यही हमारा भारत, तक्षशिला, नालंदा जैसी शिक्षण संस्थाएं भारत में थी कि दुनिया के दूसरे देशों से पढ़ने के लिए लोग यहां आते, और आज हम दुनिया के दूसरे देशों में भटक रहे हैं। मैकाले की जो कांस्पिरेसी थी भारत को समाप्त करने की, उस कांस्पिरेसी के हम शिकार हो गए। बात कठोर है, लेकिन क्षमा करना, मैं अपनी चित्त की बात यह मैं बोल रहा हूं। किसी भाषा को लेकर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, सभी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, सभी में बोलने की क्षमता होनी चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन जहां हम अपने परिवारों में भी अपनी मातृभाषा में बात कर सकते हैं, वहां पर हम अंग्रेजी में बात करने की कोशिश क्यों करते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी फैसला किया है कि अब दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे, भले ही हमारा कोई व्यक्तिगत बातचीत जिसे पर्सनल डायलॉग बोलते हैं, यदि वह भी होगा, तो हम अपनी भाषा हिंदी में वहां पर मैं बात करेंगे। फ्रांस का व्यक्ति यदि आता है, हमसे फ्रेंच में बात करता है, बहुत सारे फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं हम लोगों से मिलने के लिए, वो हमसे फ्रेंच में बात करेंगे, चाइनीज में बात करेंगे, हिब्रू में बात करेंगे, और हमको शर्म आती है। भाषा का हमारा कोई विरोध नहीं है, सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए, इसमें इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। क्यों हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स यह डेवलप करता है कि हम यह नहीं जानते, यह नहीं बोलेंगे तो लोग मुझे बिल्कुल बैकवर्ड मान लेंगे, पिछड़ा हुआ मान लेंगे, प्रोग्रेसिव नहीं मानेंगे। यह प्रोग्रेसिवनेस नहीं है। अब यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में मैं गया था, जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, एक डेलीगेशन, तो वहां के एम्बेसडर, जो भारत के एम्बेसडर हैं वहां पर, वो मुझसे मिलने के लिए होटल में आए। सुधांशु त्रिवेदी भी हमारे साथ थे। उनका बराबर आग्रह था कि साहब, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से जो स्पीच तैयार होकर आई है, वही स्पीच आपको यूनाइटेड नेशंस में पढ़नी है। हम लोगों ने तय किया कि नहीं, हम इसको इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे। मैंने पहले उनसे सवाल किया कि ये बताइए कि दुनिया के उस देश से, चीन से आएंगे, फ्रांस से आएंगे, किस में पढ़ेंगे? तो उन्होंने कहा वो तो अपनी भाषा में पढ़ते हैं। तो मैंने कहा मैं क्यों पढ़ूं? उन्होंने कहा साहब, पहले से अप्रूव्ड स्पीच है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। हम लोगों ने तय किया कि हम इसके कंटेंट्स में चेंज करेंगे और इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। उन्होंने कहा साहब, हिंदी के ट्रांसलेशन की कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है कि इंग्लिश से उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए। तो मैंने कहा नहीं है तो ट्रांसलेटेड कॉपी ले जाइए, और कोई वहां पर बैठेगा और हम यहां हिंदी में बोलते जाएंगे और वो अपना इंग्लिश में पढ़ता चला जाएगा। और यही सिस्टम उस एम्बेसडर को करना पड़ा। उस एम्बेसडर ने कहा कि शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विदेश मंत्रालय इसे स्वीकार नहीं करेगा। मैंने कहा बात कर लीजिए, विदेश मंत्री को बदला दीजिए। तो उस समय जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह जी हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, देश के सीनियर लीडर हैं,
वह जो कहते हैं वही करो। और मैंने वहां पर हिंदी में भाषण किया। प्रधानमंत्री के रूप में सबसे पहले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर हिंदी में भाषण दिया। क्या अटल बिहारी वाजपेयी किसी से छोटे हैं? हमारे आज के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देखा होगा अपने संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर उन्होंने हिंदी में भाषण दिया। इस कॉम्प्लेक्स से हमको निकलने की जरूरत है। और मैं सारे बच्चों से भी मैं कहना चाहूंगा, जिस भी क्षेत्र में जा रहे हो, इस कॉम्प्लेक्स से निकल कर जाना। तेलुगु जानता है तेलुगु में बोले, मलयालम में जानता है मलयालम में। जहां बहुत ही अनिवार्य हो कि बिना इसके काम नहीं चल सकता है, करिए, कोई हल नहीं। कोई भाषा जो जानते हो, उर्दू जानते हो, उर्दू में बोलो। भारत की जो भाषाएं हैं उसमें बोलो। मैं जानता हूं कि जब हमारी स्पीच जब भी कहीं पर होती है तो कुछ ऐसे समाचार पत्र जो बराबर इस पर आपत्ति खड़ा करते हैं, उनको बहुत नाराजगी होती है जब मैं ऐसी बातें बोलता हूं। लेकिन अपने कलेजे पर हाथ रखकर कोई पूछे क्या ये सच है कि गलत है? मैंने कुछ सवाल जो आपके सामने छोड़े हैं, इन सवालों का जवाब क्या है, मिलना चाहिए। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं। हमारे समय में पहले तो लोहा तैयार होता था, तो लोहा ऐसा तैयार होता था स्टील कि जिस पर जंग कभी लगती ही नहीं। किसने तैयार किया? भारत ने तैयार किया। ऐसी जहाजें तैयार हुआ करती थी। आज भी हमारे सब सारे जो कुछ भी ग्रंथ मौजूद हैं उसमें यह मिलता है, जो जहाज तैयार होती थी तो जहाज की बॉडी जो बनती थी वह किस एलॉय की बनती थी। एलॉय जिसे मिश्र धातु हिंदी में कहते हैं, उसमें कौन कौन से जो उसमें एलिमेंट्स होते थे उनका परसेंटेज कितना होता था, यह सब सारी चीजें मिलती। लेकिन आज हम उसकी जानकारी अपने बच्चों को दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यदि कोई ज्ञान दुनिया के दूसरे देश के पास है तो उसको लेने में भी हमको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब मैंने इंप्लॉयबिलिटी का ही प्रश्न खड़ा किया था, रोजगार क्यों 34% लोगों को मिलता है? कारण यह है, हम कोई भी चीज यदि हमको मालूम हो जाए कि दुनिया के किसी दूसरे देश में मिलती है तो उसे हम तुरंत इंपोर्ट करते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी को। उन्होंने फैसला किया है, इवन द डिफेंस लाखों करोड़ रुपया हम दुनिया के दूसरे देशों को देते हैं और डिफेंस के बहुत सारे सामान हम खरीद कर भारत लाते हैं। 67 वर्षों से 67 ईयर से भारत में चल रहा है। क्यों चल रहा है? उन्होंने फैसला किया, उन्होंने कहा कि उन लोगों से टेक्नोलॉजी मांगो, बहुत आवश्यक जो हो, जब तक हम वेपन्स को अथवा इस प्रकार के आइटम्स को जो डिफेंस से रिलेटेड हैं उनको हम तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तब तक के लिए मंगाओ, लेकिन टेक्नोलॉजी लो। लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग यदि कहीं होनी चाहिए तो भारत की धरती पर होनी चाहिए, दुनिया के दूसरे देशों में नहीं होनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाया है, क्यों नहीं हो सकता? और लोग, मुझे जानकारी है कि कई देशों के लोगों ने स्वीकार कर दिया है कि हमें टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। अब चूंकि मैं होम मिनिस्टर हूं, बॉर्डर का सिक्योरिटी मैनेजमेंट वगैरह सब हमारे लिए अंतर्गत आता है, इसी मंत्रालय के अंतर्गत। तो मैं कल जा रहा हूं इजराइल, और यदि कल मैं इजराइल जा रहा हूं तो वहां के प्राइम मिनिस्टर से हमारी सीधे बातचीत है और सीधे उनसे भी मैं यही आग्रह करूंगा, क्योंकि इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही आगे है हमारा ये इजराइल। और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है वो तो मैं कहता हूं वर्ल्ड की मानी जानी उसकी अपनी टेक्नोलॉजी है। तो उस पर तो मैं सीधे प्राइम मिनिस्टर से भी सीधी बात मैं करूंगा, हमको टेक्नोलॉजी दीजिए, हमको टेक्नोलॉजी दीजिए, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो करनी होगी हम भारत में करें। भारत में करेंगे तो हमारे नौजवानों को रोजगार उसमें नहीं मिलेगा। क्या वीवास्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सर्वे जो आज 34% ग्रेजुएट को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है सर्वे के अनुसार, क्या हम उसको बढ़ाकर 70 और 80% नहीं ले जा सकते हैं? मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत हम लोगों का फैसला है कि भारत को 5 से लेकर 10 वर्ष लगेंगे मैक्सिमम। 10 वर्ष के अंदर भारत को हम दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे।
की स्थिति इस देश में कुछ समय से पैदा हुई है और मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं कुछ ज्यादा जिसको कहा जाए कि भावनाओं में नहीं, बल्कि जो बातें हमारे चित्त में रहती हैं उन्हीं बातों की मैंने आपके सामने चर्चा रखी है। लेकिन फिर भी जो भी शिक्षा दीक्षा इन बच्चों को हासिल हुई है, लेकिन मुझे एक बात पर आश्चर्य हुआ। आश्चर्य यह हुआ कि जिस समय हमारे शरद जी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन कराते थे। वैसे मेरे इंट्रोडक्शन की जरूरत लखनऊ में है क्या? लेकिन अब शरद जी बेचारे के लिए अपनी मजबूरी थी, कुछ फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी ही होती है, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। लेकिन उन्होंने मेरा परिचय कराया तो उसमें एक चीज की जब उन्होंने चर्चा की कि जब राजनाथ सिंह पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया। तो मुझे लग रहा था कि जरूर जो यहां पर हमारी जो यहां भी छात्राएं बैठी वो ताली बजाएंगी, लेकिन किसी ने नहीं बजाया। इस देश में पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में 33% का रिजर्वेशन दिया था, तो मैंने दिया था प्रेसिडेंट कहते। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब यह कोई आश्चर्य की बात नहीं रह गई है। महिलाओं को भी यह लगता होगा कि यह कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि अब जीवन के हर क्षेत्र में देखिए महिलाएं जो करिश्मा कर रही हैं वो अद्भुत है। और आपको याद होगा कि 80s में दूरदर्शन पर एक सीरियल आया था जिसका नाम था उड़ान, और उसमें कल्याणी नाम की एक आईपीएस ऑफिसर थी, कल्याणी सिंह, और उसका जो रोल था उसी रोल के कारण ही वो उड़ान फिल्म जो है कुछ ज्यादा पॉपुलर हुई, और पॉपुलर उस समय हुई थी 80s में। लेकिन आज 2014-2015 चल रहा था, अब लोग मानते हैं कि महिलाएं ऐसा कर सकती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। शायद इसीलिए हमारी यहां की मौजूद छात्राओं ने ताली नहीं बजाया होगा। लेकिन आपके अवसर पर कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, मैं इस इंस्टीट्यूट को भी बधाई देना चाहता हूं। जयपुरिया जी आपको भी बधाई देना चाहता हूं, श्रीवत्स को तो आशीर्वाद ही दूंगा, लेकिन मैं इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अभिषेक निर्झर जी और इस फैकल्टी के जितने टीचर्स उन सबको विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस काम लखनऊ में स्थित जयपुरिया जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, यह आप लोगों की योग्यता और क्षमता से यह स्थिति यहां पैदा हुई है कि 100% यहां से निकलने वाले बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है। इसका श्रेय आप सबको जाता है, इसलिए आपको सबको विशेष रूप से बधाई देना चाहूं और फिर से सभी बच्चों को अपनी तरफ से बधाई भी देता हूं, और साथ ही साथ बड़ा होने के नाते मैं सभी बच्चों को मैं आशीर्वाद भी देता हूं कि जीवन के जिस क्षेत्र में भी वो अपना सफर प्रारंभ करने जा रहे हैं उसमें उन्हें पूरी तरह से कामयाबी हासिल हो। और साथ ही मैं ईश्वर से यह भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि सारे बच्चों के अंदर वह ऐसी योग्यता, क्षमता और प्रतिभा दे ताकि जिस भारत को हम महान भारत बनाना चाहते हैं, जिस भारत को हम विश्व गुरु के पद पर, जगत गुरु के पद पर आसीन करना चाहते हैं, उस भारत को महान भारत बनाने में और जगत गुरु के पद पर आसीन करने में हमारा भी योगदान हो सके, यह संकल्प लेकर आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में जाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। Chairman, sir, I request you to declare the convocation closed. I declare the convocation closed. I request the Chief Guest, Honorable Shri Rajnath Singh ji, to release the solemnity.
I request the chairman, Sri Sharad Jaturia, to present a memento to our teacher, Honorable Sri Rajnath Singh Ji, as a token of our regard in his